जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और अचानक जिन शब्दों को आप अपनी पूरी जिंदगी बोलते आए हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाए। ये कहानी सिर्फ एक क्लासरूम के बारे में नहीं है। ये उस एक पल के बारे में है जब हमें एहसास होता है कि हमने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे हम हमेशा से मामूली समझते आए थे, अपनी जबान, अपनी आवाज। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1870 में, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच जंग चल रही थी। लेकिन ये कोई जंग के मैदानों और सिपाहियों की कहानी नहीं है, नहीं। ये उन खामोश शिकारों की कहानी है जिनका जिक्र अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। मतलब, जब बाहर फौजें मार्च कर रही हों, तो एक स्कूल की दीवारों के पीछे क्या होता है? एक जंग किसी बच्चे की डेस्क और ब्लैकबोर्ड तक आखिर पहुंचती कैसे है? तो चलिए मिलते हैं फ्रांस से। हमारी कहानी का हीरो कोई सिपाही नहीं, बल्कि एक छोटा सा स्कूली लड़का है। और इस बहुत ही अहम दिन पर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, आज स्कूल बंक कैसे किया जाए। उसकी परेशानियां हम सबके लिए काफी जानी पहचानी हैं। एक तो वो लेट हो गया है, ऊपर से होमवर्क भी पूरा नहीं है, और बाहर का मौसम, पक्षी चहचहा रहे हैं, सैनिक ड्रिल कर रहे हैं, मतलब स्कूल के अलावा सब कुछ कितना मजेदार लग रहा है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज का दिन कोई आम दिन बिल्कुल नहीं है। तो जैसे फ्रांस शहर से गुजरता है, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। हवा में एक भारी अजीब सी खामोशी है। और फिर उसकी नज़र उस पर पड़ती है। टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के पास लोगों की भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से इसी बोर्ड पर सारी बुरी खबरें आती थीं। हारी हुई लड़ाइयों की खबरें, नए नए नियम, कब्जा करने वाली सेना के आदेश। यहाँ से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती थी। देखिए, आम तौर पर स्कूल का मतलब क्या होता है? शोर, बच्चे पाठ दोहरा रहे हैं, डेस्क खुल बंद हो रहे हैं। लेकिन आज इतनी गहरी शांति थी, जैसे कि रविवार की सुबह हो, जब स्कूल बंद रहता है। फ्रांस के लिए ये पहला सबसे बड़ा सिग्नल था कि आज कुछ बहुत बहुत गलत है। और क्लासरूम में पहुंचकर तो ये अजीब माहौल और भी पक्का हो गया। उसके टीचर एम हेमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जो वो सिर्फ किसी खास मौके पर ही पहनते थे। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि क्लास की पिछली बेंचें गांव के बुजुर्गों से भरी थीं। सब खामोश बैठे थे। जब फ्रांस अंदर आया तो उसे डांट भी नहीं पड़ी, बल्कि उसका प्यार से स्वागत किया गया। आखिर चल क्या रहा था यहाँ? और फिर एक ऐलान के साथ सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। वो अजीब सी शांति, वो उलझन, हर सवाल का जवाब एक झटके में मिल जाता है। बर्लिन से एक हुक्म आया है, अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। कल से सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आज उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। ये शब्द किसी बिजली की तरह गिरते हैं, फ्रांस के लिए, गांव वालों के लिए और उनके टीचर के लिए। बस एक पल में सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। इस एक घोषणा ने फ्रांस की पूरी दुनिया ही पलट दी। वो लड़का जो बस कुछ मिनट पहले स्कूल से भागने के बारे में सोच रहा था, अब एक बिल्कुल ही अलग एहसास से भर गया था। कुछ देर पहले तक किताबें एक बोझ लगती थीं, उसके टीचर एक विलन लगते थे, पर अब अचानक उसे अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने पर गहरा अफसोस होने लगता है। और अपने उस टीचर के लिए दिल में इज्जत भर जाती है जिन्होंने 40 साल इसी स्कूल में पूरी ईमानदारी से पढ़ाया था। इसी एहसास के बीच एम हैमिल अपनी भाषा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, अपनी जबान को कसकर पकड़े रहते हैं, तो ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये पहचान है, ये आज़ादी की निशानी है। लेकिन एम हैमिल किसी एक पर उंगली नहीं उठाते। वो कहते हैं, देखो, इसमें हम सबकी गलती है। उन माता पिता की जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी काम पर भेजना समझा। फ्रांस जैसे छात्रों की जिन्होंने सीखने को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। और वो खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि कई बार उन्होंने भी तो बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने पौधों में पानी डालने भेज दिया था। तो ये एक साझा पछतावा है, एक ऐसा नुकसान जिसके जिम्मेदार सब हैं। और अब हम उस आखिरी सबक के सबसे इमोशनल पलों में पहुंचते हैं। हवा में एक उदासी और एक अनकहा सा दर्द घुला हुआ है। एम हेमिल उन्हें लिखने का आखिरी काम देते हैं। नई नई कॉपियों पर सुंदर लिखावट में लिखा है, फ्रांस, अल्सैस। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है।
फ्रांस को महसूस होता है कि उसे आज हर बात इतनी साफ साफ समझ आ रही है जितनी पहले कभी नहीं आई। शायद इसलिए क्योंकि वो पहली बार पूरे दिल से सुन रहा था। तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और खिड़की के बाहर से प्रशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज आने लगती है। वक्त खत्म हो चुका था। एम हैमल अपनी जगह पर खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जज्बात उन पर इतने हावी हो जाते हैं कि शब्द उनके गले में ही फंस कर रह जाते हैं। तो वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से लिखते हैं, वीव लव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। और फिर बिना कुछ कहे वो बस हाथ से इशारा करते हैं। क्लास खत्म हो गई थी। और इस तरह वो आखिरी सबक खत्म होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी हमें इतना क्यों छू जाती है। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये अपनी भाषा से प्यार के बारे में है कि कैसे वो हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये देशभक्ति के बारे में है, अपने देश और अपनी संस्कृति को खोने का जो दर्द होता है उसके बारे में। और शायद सबसे ज़रूरी बात ये उस पछतावे के बारे में है जो हमें किसी चीज़ की असली कीमत तब समझाता है जब वो हमसे छिन रही होती है। कुल मिलाकर इस कहानी का संदेश एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है। अपनी विरासत को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को संजोकर रखने की याद, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमारे पास सिर्फ अफसोस के सिवा कुछ ना बचे। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आपकी पहचान का कोई हिस्सा आपसे छीन लिया जाए, चाहे वो आपकी ज़बान हो, आपकी परंपराएं हो या आपके घर से जुड़ी कोई छोटी से छोटी चीज़, तो वो कौन सी चीज़ होगी जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे?